दोस्तों ये है मेरे फिलहाल अर्थ का इक्वेटर, यानी कि अर्थ के बीचों बीच अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करे तो वो लाइन बिल्कुल यहाँ से गुजरेगी। पता नहीं उस लेडी को क्या दिक्कत थी, मॉस की वीडियो बनाने लग रहा हूँ, अंदर से कर रही है बंद कर बंद कर बंद कर कैमरा। मतलब यहाँ पे जो दुकानें हैं वो भी अर्थ के आधे दूसरे कोने में, आधी अर्थ के दूसरे कोने। यार पता नहीं यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी बंदूकों के साथ एक गार्ड से क्यों घूमते रहते हैं हर जगह युगांडा में। ये तो यार कितनी दूर ले आया बस स्टैंड से, चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से, एक नए दिन से, मेरे अफ्रीकन एडवेंचर से। आप लोग जानते हो कि मैं फिलहाल ट्रैवल करने लग रहा हूँ ईस्ट अफ्रीका में, और ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री युगांडा विच इज बॉर्डर्ड बाय 5 अदर नेशंस, जिसके ईस्ट में पड़ता है कीनिया, नॉर्थ में पड़ता है साउथ सुडान, वेस्ट में पड़ता है DRC, साउथ वेस्ट में पड़ता है रवांडा और साउथ ईस्ट में पड़ता है तंजानिया। और युगांडा देश की कैपिटल सिटी कंपाला में मैं फिलहाल हूँ, विच इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज इन ईस्ट अफ्रीका। पिछली वीडियोस में आपने मेरा सफर देखा, कैसे मैं तंजानिया देश से पहुंचा कंपाला सिटी, द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा, और सिटी में मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स। हालांकि कंपाला है मुझे 4-5 दिन हो गए, हर रोज मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे पहले की वीडियोस अपलोड करनी थी, डाटा बैकअप करना था। सुबह का वक्त है लगभग 11:30, ये मेरा हॉस्टल है जिधर मैं रुका हुआ था। बैग्स पैक करके निकाले, हॉस्टल में नीचे ब्रेकफास्ट करा और बैग्स उठा के हम जाने वाले कहीं पे, कहाँ पे मुझे भी नहीं पता। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटरेस्टिंगली जो इक्वेटर है वो बिल्कुल युगांडा के थ्रू पास करता है। अगर हम अर्थ के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करें और उसको 2 पार्ट्स में बांटे तो ऊपर वाला पार्ट बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट बनता है सदर्न हेमिस्फीयर, और वो जो लाइन है उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। और इसी वजह से युगांडा में टेम्परेचर और वेदर पूरे साल ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, काफी प्लेजेंट वेदर है। और अभी हॉस्टल से निकल के हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट को देखने चलेंगे जिस पॉइंट से इक्वेटर की लाइन पास करती है। यहाँ से वो पॉइंट है लगभग 80-82 किलोमीटर। कंपाला सिटी, इवन दो इट इज द लार्जेस्ट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इनका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है एंटेबे एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। उसी एयरपोर्ट पे हमने लैंड करा था और उसी डायरेक्शन में अब हमें जाना है, यानी कि इधर से साउथ की डायरेक्शन में रवांडा की तरफ, एंटेबे से थोड़ा सा आगे जिधर वो इक्वेटर डायरेक्शन में रवांडा की तरफ, एंटेबे से थोड़ा सा आगे जिधर वो इक्वेटर का पॉइंट है, लगभग 80 किलोमीटर दूर यहाँ से। मेरे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग जानते हो, मिस्टर मनोज मल्होत्रा, ट्रैवलिंग मंत्रा। आपको पता है उस जगह के बारे में जिधर हम जा रहे हैं? कुछ इक्वेटर के बारे में? हाँ, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं, और भाई वो पृथ्वी को 2 तरफ बांटती है, बस पृथ्वी का सेंटर है। और युगांडा में सबसे मतलब बेहतरीन है क्योंकि युगांडा में एक क्लियर लाइन खींची हुई है, तो जहाँ से आप दोनों हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं। ठीक है, कितनी दूर है यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे। कैसे जाएंगे हम? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मजे करते हुए। ये तो हमें भी नहीं पता, बैग उठाते और निकलते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, कुछ तलाशते हैं। निकलते निकलते 12 बज गए, लेट हो गया काफ़ी, दोपहर हो गई तो थोड़ी गर्मी भी होगी। ये था इनका बार सा, ये थी किचन, ये हमारी दोस्त थी, से बाय बोल दूँ। गुड बाय डेजी, सी यू इन इंडिया। बाय, थैंक यू, बाय। ये ना बोलती मतलब हर वक्त जब भी कोई बैठा दिख जाए तो उसी के पास जाके बात करने लग जाती थी, तो किसी को बोर नहीं होने देती थी हॉस्टल में। तो भाई अभी ऊपर कराएंगे हम यहाँ से बस स्टॉप की, बस स्टॉप पहुँचेंगे, वहाँ से कोई बस पकड़ेंगे इक्वेटर की। बाकी भाई ये हमारा दोस्त मिरेकल, जो मैं कंपाला सिटी में घुमा के भी लाया था। थैंक यू, जस्ट से थैंक यू और से धन्यवाद। Thank you very much. Yeah. I wish to see most of you very, very soon. Come and experience a wildlife safari. Come and experience the big 5. You'll see lions, tigers, zebras, rhinos, and all the wildlife that is here, with over 350 species of birds. वाह। तो युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, और युगांडा की ना वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं करते कीनिया तंजानिया की तरह, पर इनकी वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी, और स्पेशली बर्ड्स की स्पीशीज के लिए युगांडा काफ़ी पॉपुलर है। एंड इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो डू द गोरिल्ला ट्रैकिंग हियर। Gorilla tracking. You can see gorillas in Uganda. There are not many places in the world where you would find gorillas. There are only 2 places actually in the whole world. Uganda, Rwanda, and I think Congo as well. I think Congo could be the third one. पर ये जो एरिया है इधर आप गोरिल्ला स्पॉट कर सकते हो, उसका परमिट लेना पड़ता है। How much is the permit for? Like $800 something, Yeah, right? it's $800 and something. So वो ऊपर आ गई हमारी यहाँ से बस स्टॉप की। So we're supposed to go to Tausi Coaches bus station, right? And then we can find a bus to the equator from there. Miracle, thank you so much. See you next time. Had a great time in Kampala. यहाँ से हम जाएंगे ताउसी कोचिस करके कोई बस टर्मिनल है, ताउसी कंपनी उसकी बसेस चलती है, वहाँ से देखेंगे बस मिल जाए इक्वेटर की तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो सीधा रवांडा पहुँच जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, जो कि एक और देश है यहीं पे ईस्ट अफ्रीका में। और जैसा कि गोरिल्ला ट्रैकिंग की हम बात करा था, लगभग $800-850 का परमिट बनता है। वो परमिट लेके आप गोरिल्लास के साथ ट्रैक कर सकते हो युगांडा में। रवांडा में भी होती है, लेकिन वहाँ पे शायद $1000 कुछ का परमिट है। Hello, could you open the boot? Yeah, so I can keep my bags. Hello, bro. How are you?
युगांडा देश की पॉपुलेशन है 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के करीब, और 10 से 25% के बीच में इनकी पॉपुलेशन इसी शहर में रहती है, कंपाला में, विच इज ऑब्वियसली देयर कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। दोपहर को तो सब लोग सिग्नल फॉलो करते दिखेंगे, साइंस फॉलो करते दिखेंगे, ग्रीन लाइट रेड लाइट सारे अपनी लेन में रखेंगे। शाम होती ही ऑफिस की छुट्टी होती, कोई भी लेंस नहीं है, कोई भी सिग्नल नहीं है, बुरा हाल हो जाता है भाई। इसी के साथ में कंपाला इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑन अर्थ, और युगांडा देश की जो पूरी जीडीपी है उसका हाफ सिर्फ कंपाला इटसेल्फ ही कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही में जैसा मैंने बताया कि भी ईस्ट अफ्रीका की सबसे कंफर्टेबल सिटी टू लिव इन भी मानी जाती है। हालांकि रवांडा, जिस देश में हम जाने वाले हैं अभी इक्वेटर के बाद में, रवांडा की कैपिटल सिटी है किगाली, और किगाली इज कंसिडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका। उसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका ही बोला जाता है, लेकिन जब रहने की बात आती है तो कंपाला को किगाली से भी बेहतर माना जाता है। ये देखो सिटी ना, आप देखोगे ऊपर नीचे बसी हुई है, मतलब ऐसे हिल्स पे, कुछ पार्ट ऊंचा है कुछ नीचा है। अभी देखो मैं डिक्लाइन करने लग रहे हैं, कुछ पार्ट देखोगे सामने जैसे आप वो किसी और हिल पे बसा हुआ है, कुछ पार्ट किसी हिल पे है, तो इसीलिए कंपाला को सिटी ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। ये जो मार्केट आप देख रहे हो मेरे साथ में, सारी स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है। गाड़ी आई हुई तरह तरह की, आप लोग देख सकते हो स्पेयर पार्ट्स के लिए। और कंपाला सिटी को ना मैं कुछ हद तक अपने दिल्ली से कंपेयर करूंगा, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, थोड़ी पॉल्यूटेड भी है, और मतलब शहर के कुछ पार्ट्स तो इतने डेवलप्ड है, इतना मॉडर्न है, आपको लगेगा कि भी सही में आप किसी बहुत डेवलप्ड सिटी में आए हो। वहीं ऑन दी अदर हैंड जैसा हमने देखा इनके स्लम्स वगैरह, कुछ इलाके इतने बैकवर्ड है, लोग काफ़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इनफैक्ट अभी भी जस्ट आपने देखा है वीडियो बना रहा था तो बाइक पे से एक आदमी चिल्लाता हुआ जा रहा है, फ़ोन अंदर रख, फ़ोन अंदर रख। और फ़ोन का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, बाहर निकाल के ज़्यादा रिकॉर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि कोई इसे छीन भी सकता है। एंड दिस इज़ गद्दाफी रोड ऑलरेडी। ओके, तो भाई अब हम आगे हैं गद्दाफी रोड पे, जिस मॉस्क के नाम पे रोड का नाम पड़ा हुआ है, गद्दाफी मॉस्क या फिर नेशनल मॉस्क ऑफ युगांडा, जो कि अभी आगे अभी चल के आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये जो आप देखने लग रहे हो ये है नेशनल मॉस्क ऑफ युगांडा या फिर गद्दाफी मॉस्क। पता नहीं उस लेडी को क्या दिक्कत थी, मॉस्क की वीडियो बनाने लग रहा हूँ, अंदर से कर रही है बंद कर बंद कर बंद कर कैमरा। पता नहीं, एक तो चीज़ है इनके देश में वो दिखाने लग रहा हूँ, उससे भी नहीं दिक्कत है। एनीवे, ये इनका नेशनल मॉस्क ऑफ युगांडा या फिर गद्दाफी मॉस्क भी बोलते हैं। कारण इसलिए जो लीबियन लीडर थे गद्दाफी, उन्होंने गिफ्ट करा था युगांडा को। हालांकि युगांडा में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिर्फ 14-15% है, लेकिन उन मुस्लिम्स के लिए मॉस्क उन्हें गिफ्ट किया गया था, गद्दाफी जो लीबिया के लीडर थे, और उन्हीं के नाम पे मॉस्क का नाम है। इनकी जो मिनारत आप देख रहे हो, एक मिनारत है 50 मीटर ऊंची है, लगभग कितने 160-65 फीट हो गए, और ऑलमोस्ट 15,000 तक की कैपेसिटी का ये मॉस्क था, जो ये लोग चाहते नहीं कि हम देखें। लो भाई, एक खड़ी है बस ऑलरेडी, बस स्टेशन में आगे ताउसी, ये है वो बस स्टेशन। इनकी बसेस चलती है मेरे ख्याल रवांडा के लिए, और रास्ते में शायद इक्वेटर होके भी जाती है। ऊबर का भाई हमारा बिल आया 15,000 शिलिंग, युगांडा की करेंसी है शिलिंग, युगांडन शिलिंग, ये आप देख सकते हो। और एक यूएस डॉलर में लगभग 3700 युगांडन शिलिंग होते हैं, एक भारतीय रुपये में लगभग 43 युगांडन शिलिंग होते हैं। तो 20,000 का नोट दिया भाई ने मेरे को, 5,000 लौटा दिए। 15,000 बिल था, यानी कि 300 कुछ रुपये टैक्सी के 15-20 मिनट के सफर के। थैंक यू ब्रदर। बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं भाई हम, और इन्होंने बताया कि भी वैन जाएगी छोटी मेटाडोर सी, उसका तो रेट है 25,000, उसमें 14 जने बिठाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है बस जाएंगी ऐसी बड़ी, इसका रेट बताया 20,000। मेरे ख्याल से तो बस ही ठीक रहती है, क्योंकि वैन में जगह कम होती है और ना बैग रखने की मेरे ख्याल से जगह होगी, तो मैं बोला बस में ही जाएंगे। बस सस्ती भी थी 5,000। गुड बाय, थैंक यू भाई। बढ़िया था भाई ने, वैसे मॉस्क पे अलग से गाड़ी रोकी थी हमारे लिए, पर मॉस्क वालों ने घुसने ही नहीं दिया। भाई अभी ये बोल रहे कि बस तो फुल हो गई चलेगी, टाइम लगेगा आधा 1 घंटा, और अफ्रीका में आधा घंटा मतलब 2 घंटे, 1 घंटा मतलब 2.5 से 3 घंटे। दूसरा ऑप्शन है कह रहे कि छोटी कोई गाड़ी टैक्सी ले लो, एक बार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन सस्ता मिले तो। किसी ने बैग उठा लिए मेरा तो बैकपैक था, वो मनोज भैया सूटकेस के साथ ट्रैवल करते हैं, तो उसमें ऐसे धक्के नहीं खाए जाते बसों में जैसे मैं खा लेता हूँ, पर इसने ये उठा लिया सूटकेस, मेरा भी ले गया कह रहे बैकपैक। ट्रैफिक आ रहा था बहुत तेज, बैग उठा के एकदम से रोड पे चढ़ गए। ये है वो छोटी वैन, इसमें कहाँ फिट आएंगे। अच्छा ये भी नहीं है, कौन सी है पता नहीं। मेरा बैग गंदा हो रहा है, साफ करूंगा। किधर लेके जा रहे हैं ये तो यार, कितनी दूर ले आया बस स्टैंड से, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। भाई की मत मान गया मैं तो। भाई ये वैन तो पूरी फुल थी, पहले इस वैन में जाने की सोच रहे थे, पूरी भरी हुई थी, जगह ही नहीं थी अंदर बैठने की, तो बाकी एक और शटल है भाई, ये भी पूरी भरी पड़ी है।
अब शायद हमें इधर अंदर वेट करना है 50,000 का नोट तो हम कल टिप में दे चुके हैं किसी को 4,000 रुपए लग रहे थे तुमने 40,000 रुपए टिप दे दी। भाई टिकट आ गई हमारी 50,000 युगांडन शिलिंग, 2 जनों की, एक जने की 25,000 युगांडन शिलिंग। गिव मी द बॉटल यार। 25,000 हो गए, लगभग 600 रुपये एक जने की। 1.5-2 घंटे के सफ़र की ज़्यादा ही है वैसे तो। चलो बीच में बैठते हैं, जगह तो नहीं है बिल्कुल भी, किसी तरह फिटाना पड़ेगा। शुड आई हेल्प यू? लो भाई, रास्ता ही है बाकी ये भी। बट इफ इट फॉल्स डाउन ओके। चलो भाई बैठ गया भाई किसी तरह। मनोज भैया तो आगे बैठे हैं। दैट्स योर बिजनेस कार्ड? ओके, ये है भाई का बिजनेस कार्ड। और अभी हम निकलेंगे ना, निकलने से पहले यहाँ पे अफ्रीका में आपने देखा लोग प्रे ज़रूर करते हैं कि भी हमारे रास्ते में कुछ ना हो, गाड़ी के नुकसान ना पहुँचे, तो अभी ये प्रे करेंगे। We thank you for your created the way for us. We thank you for the peace that is beyond human understanding is given to us and mind. We praise you. For just my name we pray and believe. Amen. Amen. तेल भरवाने के लिए रुक गया भाई, पता नहीं ऐसे कितने स्टॉप्स आएंगे अभी। भाई पता नहीं क्या करने लग रहे थे, 1:30 बजा दिया दोपहर का। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े रिफ्यूलिंग के लिए, पर शायद मोबिल ऑयल चेंज कर रहे थे। अब मेरे ख्याल से हो गया सारा काम, कह रहे चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय। चलो भाई निकलते हैं फाइनली। ओहो, ये आ गया अपना इक्वेटर। बड़ी ही अनकंफर्टेबल राइड के बाद फाइनली हम आ गए इधर। भाई लगभग वो झंडे लिए कौन खड़े हैं? देखना बिल्कुल रोड पे है वैसे इक्वेटर। देखना झंडे लिए खड़े हैं लोग। भाई अब हमने गाड़ी रुकवा दी, लेकिन रियलाइज करा कि भी आगे वाली सीट पे तो बैठ ही नहीं सकते, बहुत अनकंफर्टेबल सीट है। तो लोग सारे बाहर उतर के इक्वेटर को देखने के लिए कंपाला शहर से। अभी वक्त मैं आपको बताऊं क्या हो गया, वक्त हो गया दोपहर के 3:35 एग्जैक्टली, ठीक है। और 12-12:15 बजे हम बस स्टॉप पे थे। वो बोल रहे थे बस को घंटा लग जाएगा, वैन में निकल जाओ। वैन से आते आते भी हमें ऑलमोस्ट 3:45 बज ही गया इधर इक्वेटर में पहुंचते पहुंचते। दोस्तों ये है मेरे फिलहाल अर्थ का इक्वेटर, यानी कि अर्थ के बीचों बीच अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करे तो वो लाइन बिल्कुल यहाँ से गुजरेगी। और मेरा राइट पैर है अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट पैर है अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर में। और ये है बिल्कुल इक्वेटर की लाइन जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। अब इसमें मैं चलता जा रहा हूँ, अलग अलग पैर अलग अलग हेमिस्फीयर। ये रेस्टोरेंट भी ये देखो, आधा डिवाइडेड है नदर्न हेमिस्फीयर में, आधा सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब यहाँ पे जो दुकानें हैं वो भी अर्थ के आधे दूसरे कोने में, आधी अर्थ के दूसरे कोने में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि दुनिया में देशों की बाउंड्रीज तो खूब सारी है, देशों की स्टेट्स की बाउंड्रीज कितनी भी हो सकती है, लेकिन इक्वेटर पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। बीचों बीच में से कोई लाइन काटेंगे, स्लाइस करेंगे अर्थ को, तो वो लाइन सिर्फ एक है। देश की बाउंड्रीज की तरह नहीं है कि भी उधर भी एक बाउंड्री है, इधर भी देश की बॉर्डर है। ये लाइन पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ युगांडा के थ्रू ही गुजरती है, पूरे अर्थ के बीच में से गुजरती है। पर एक्चुअली वो लाइन एक्सपीरियंस करने का अपने मौका मिला यहाँ पे इक्वेटर पे। हालांकि इक्वेटर अर्थ को एकदम बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन दुनिया का 2/3 लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 1/3। दुनिया की 197 कंट्रीज में से सिर्फ 32 कंट्रीज एंटायरली इक्वेटर के नीचे है और 13 ऐसी है जिनमें से इक्वेटर पास करता है। यूएसए, कनाडा, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कुछ बड़ी कंट्रीज है। वहीं अर्जेंटीना, पेरू, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर की। ये वीडियो डालते समय मैंने हिसाब लगाया कि जिन 125 देशों में मैं गया हूं उनमें से सिर्फ 16 कंट्रीज इक्वेटर के पूरी तरह से नीचे थी। पॉपुलेशन की भी बात करें तो अर्थ की 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहती है। और हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ का 1/3 लैंडमास है, लेकिन ह्यूमंस की पॉपुलेशन सिर्फ 1/10 यानी कि 10%। आप लोगों ने मेरी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस में भी ये चीज रियलाइज करी होगी, जब हमें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलता था। वैसे इंटरेस्टिंगली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंडमास होने की वजह से ये पार्ट आसानी से गर्म या ठंडा भी हो जाता है, बिकॉज लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर। और ये फेनोमेनन रिजल्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादा एक्सट्रीम सीजनल टेम्परेचर्स में।
यानी कि हॉटर समर्स एंड कोल्डर विंटर्स। वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ 1/3 लैंड मास और ज्यादा समुद्र होने की वजह से वेदर ज्यादा मॉडरेट या माइल्ड रहता है नदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। इवन साइक्लोन्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है, जो आप आगे इसी वीडियो में समझोगे। दोनों हेमिस्फेयर्स का वेदर बिल्कुल ऑपोजिट होता है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस। यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना या इंडिया जैसी जगहों पर जब गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज ठंड में ठिठुर रही होती है। अच्छी बात है कि इक्वेटर पर ऐसे सीजन चेंजेस देखने को नहीं मिलते और बिल्कुल बीच में होने के कारण यहाँ पूरा साल एक जैसा वेदर ही रहता है और सिर्फ वेट और ड्राई सीजन होते हैं। सारा साल 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। हालांकि दिन में सन काफी ब्रूटल हो जाता है और इसकी पोजीशन भी ऑलमोस्ट ओवरहेड होती है। साल में 2 बार मार्च और सितंबर इक्विनॉक्सिस के टाइम तो यहाँ जीरो शेडो डे भी आता है, जिससे शेडोज ऑलमोस्ट गायब हो जाती है नून के टाइम। वो देख सकते हो आप, उधर भी लिखा है मेरे लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फेयर, राइट में नदर्न हेमिस्फेयर। सेम चीज ये लाइन पास करने लग रही है, समझ लो ये इक्वेटर है धरती का। ये बिल्कुल धरती के बीचों बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ये है बिल्कुल, ठीक है। कयाब्वे इस एरिया का नाम है। अब आगे में जाना था कबाले तक। कबाले जो एरिया है वो पड़ता है रवांडा देश की बॉर्डर के पास। रूट बिल्कुल यही है, ये इक्वेटर बिल्कुल रोड पे पड़ता है। अब हमने सोचा हम यहाँ पे उतर तो जाएंगे वैन से, लेकिन हमें फिर एक और ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ेगा रवांडा की बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। वो पता नहीं यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ खाना खा सकते थे, पर फिर वही बात है, पता नहीं कब कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा यहाँ मेन रोड पे। तो हमने इनसे बोला कि 5 मिनट अगर तुम इंतजार कर लोगे तो हम ये इक्वेटर देख के फोटोज खिंचा के हम इसी वैन में आगे चल पड़ेंगे, क्योंकि ये वैन वहीं पे जा रही है कबाले शहर तक। रवांडा की बॉर्डर से थोड़ा नजदीक है वो। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो सारे लोग ही उतर गए, पर अगली सीट काफ़ी अनकंफर्टेबल है, तो लोग भी उतर के एक बार फोटोज़ खिंचा रहे हैं, अपन भी थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इधर देखो रेस्टोरेंट्स है, सोवेनियर शॉप्स है जिधर ये सामान वगैरह बेच रहे हैं, सोवेनियर्स। एक रेस्टोरेंट उधर भी है। इधर कुछ कपड़े, जानवर की फ़ोटोज़ लगा रखी है, शेरों की। कुछ और सोवेनियर्स, कपड़े, टोपियाँ, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। और उधर ये इनके मुकुट से। देखो ये ट्रक है अभी नदर्न हेमिस्फेयर में, अब ये ट्रक आ गया धरती के सदर्न हेमिस्फेयर में। ये देखो ये बाइक है अभी नदर्न हेमिस्फेयर में धरती के, अभी है सदर्न हेमिस्फेयर में धरती के। और दोस्तों युगांडा के इसी इक्वेटर पॉइंट की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का वाटर एंड फ्लावर रोटेशन एक्सपेरिमेंट, जो जनरली आपको हर वक्त यहाँ के लोकल गाइड्स डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन जब हम यहाँ उतरे तो अनफॉर्चुनेटली एकदम हमें कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता नहीं दिखा। तो वक्त की कमी के कारण मैं आसपास किसी को ढूंढ भी नहीं पाया। मैं इस एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्टेड था और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कल इस जगह की वीडियो स्पेशली दोबारा बनवाई। और दिन भर भरपूर बारिश के बाद भी यहाँ का मशहूर फ्लावर एक्सपेरिमेंट होता दिख ही गया। तो चलो देखते हैं क्या है ये। My name is Hannington Kalunji, water guide. We're gonna see what we call geographical water experiment. North of the equator where you're standing, if I pour water on top of this funnel here, you're gonna see it draining or spinning clockwise. At the moment you cross the line and go south, water will change, it spins the other round, anti-clockwise. So the reason why I put this metal is just to stabilize it, make the water calm down. But after calm down the water, drop something light like this piece of flour to show you how the Coriolis effect spins. रीजन बताया जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। दरअसल कोरियोलिस इफेक्ट एक इल्यूजन है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। जब कोई चीज अर्थ पर मूव करती है, जैसे हवा, पानी, तो वो सीधी लाइन में नहीं चलती बल्कि थोड़ा कर्व हो जाती है। वहीं नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। और इसी डिफरेंस की वजह से जनरली नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन को हरिकेन या टाइफून भी बोला जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ से सिर्फ 10 कदम दूर सदर्न हेमिस्फेयर में, और इनका दावा है कि वहाँ पे फ्लावर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। देखते हैं इनके क्लेम में कितनी सच्चाई है। We started from the northern, it has been rotating clockwise. Now we are south. This is southern hemisphere, so it has to change and spins the other way, spins the anti-clockwise. Also have to stabilize the water again, as I did the northern hemisphere, which was the first one. So we need to see what happens to those who live south. Get a change. It's now spinning anti-clockwise. इनका दावा बिल्कुल सच साबित होता है और पानी के फ्लो के साथ फ्लावर सही में एंटी क्लॉकवाइज स्वर्ल करने लग रहा है, उसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। Countries like Australia, New Zealand, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Botswana, South Africa, south of Uganda. This is how their sinks and tourists behave. Anti-clockwise. अब वक्त है नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के बीचों बीच एब्सोल्यूट जीरो यानी कि बिल्कुल इक्वेटर लाइन पे इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने का। So back to the line. We have seen clockwise north, we've seen anti-clockwise south.
So what will happen exactly on the latitude 0 here? And then when you come on March 21st and September 23rd at the equinox, midday you have no shadow on those 2 days. Your shadow disappears because that's when the sun's right above your head. That's on March 21 and September 23rd. ये फूल बिना किसी डायरेक्शन में घूमे या किसी भी सिग्निफिकेंट स्वर्ल के बिना पानी के फ्लो के साथ सीधा नीचे रखी बकेट में बह गया। आप लोग भी शायद ये एक्सपेरिमेंट देख के हैरान रह गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि कोरियोलिस इफेक्ट कुछ हद तक एग्जिस्ट जरूर करता है, लेकिन ये इतना मिनिमल होता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ लार्ज स्केल मूवमेंट्स पे होता है, जैसे ओशियंस या वेदर सिस्टम्स। कोरियोलिस इफेक्ट इतना वीक है कि नॉर्मल कंडीशंस में सिंक या टॉयलेट के पानी के घूमने की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। असली वजह होती है सिंक या टॉयलेट की शेप या पानी के आने का एंगल, और इस इक्वेटर वाटर एक्सपेरिमेंट के केस में शायद इन फनल्स की एसिमेट्रिकल शेप और तीनों बोल्स का अलग अलग होना, ना कि एक ही सिंगल बोल का तीनों एक्सपेरिमेंट्स में यूज करना। इनफैक्ट ताकि ये तीनों बोल्स या फनल्स आपस में इंटरमिक्स ना हो, उसके लिए हर बोल पे अलग से टैग्स लगाने की बजाय बोल के अंदर ही पेंट से मेंशन करा गया है कि ये कौन से हेमिस्फीयर या डायरेक्शन में स्वर्ल कराने के लिए यूज होगा, ताकि हर स्पॉट पे सही शेप का बोल यूज किया जा सके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मेरी नजर में कायाबे का ये इक्वेटर एक्सपेरिमेंट कोरियोलिस इफेक्ट का असली प्रूफ नहीं है, बल्कि टूरिस्ट के लिए एक छोटी सी ट्रिक या ड्रामा है। हालांकि यहाँ के लोकल्स काफी फ्रेंडली है और इस फेनोमेनन को ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इन एग्जांपल्स को सीरियसली लेने की बजाय सिर्फ एक मैजिक शो की तरह ही एंजॉय करा जाए। भाई ऊपर चढ़ गया वैन के, क्योंकि बैग में मेरे खाने की चीजें पड़ी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल लिए, बैग कर दिए दोबारा पैक। ये देखो ऊपर से नज़ारे, वो वहाँ पे डांस करने लग रहे हैं, किसी का वेलकम कर रहे होंगे। चलो इसकी छत ना बैठ जाए मेरे बोझ से, बैठेगी। अभी हमारी गाड़ी वैसे नदन हेमिस्फीयर में है, बोनट सदन हेमिस्फीयर में गाड़ी का, लेकिन इक्वेटर से निकलने का तो टाइम बाकी आ गया। और सबसे ज़्यादा मेरे को हैरान करने वाली बात क्या लगी कि जब इस वैन में बैठा ना, तो वैन में जो मेरे साथ लड़की बैठी थी, ये जो पीछे जाने भी लग रही है, उस लड़की ने मेरी वीडियोस देख रखी। हालांकि मेरी वीडियोस हिंदी में होती है, पर इसने मेरी सोमालिया की वीडियोस देख रखी थी। और इनफैक्ट जो सुबह लड़का मिला था मेरे कल, जो कि युगांडा का, ये कंपाला का ही, वो भी कल मैं हॉस्टल में खाना खा रहा था, मेरे पास आके बैठा और बोला कि तुम फैमिलियर लग रहे हो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे माली देश की। मैं बोला हाँ वो मैं ही हूँ। मतलब देखो कितनी वैसे हैरान करने वाली बात है। जनरली मेरे को लोग इंडिया के मिलते जो वीडियोस देखते हैं, पर अब की बार अफ्रीका में भी आज भी मेरे को कोई मिला, कल भी कोई मिला, 2 दिन लगातार। यार वैन की सारी सवारी बड़ी अच्छी है हमारे लिए, मतलब इन्होंने वेट करी 10 मिनट हो गए ऑलरेडी। खैर इन्होंने भी पिक्चर्स खींची, इनके लिए कुछ ले चलते यार, बैठे बेचारे। What is this? Is this a cookie? It is a Rocco bun. Rocco? A rock bun. Bun. It's a bun. Yes. What do you eat it with? Actually, you can either eat it with sugar, like honey. With honey. Yeah. How much does it cost? It is 2,000. Do you have honey also? Of course, it is around. ये भाई 2000 का एक बन है। 2000 मतलब अपने वही 45-50 रुपए का एक है। It's a bit hard on the top, but it's soft inside. Okay, I'll buy 10. Yeah. भाई मैंने ये भी ले लिए और ये भी ले लिए। ये मतलब इनके ये भी मीठा सा है, वैसे तेल में इसे फ्राई करते हैं। इसमें बोल रहे बटर है, शुगर है और फ्लावर है, यानी कि आटा। और ये भी कोई इनके बन से है। बट देयर इज नो हनी, राइट? No, I can put it on. It's better when you have it there than Okay, it's, I mean, we're in the van. It won't be very convenient for us to put honey now. एक बार ये डाल रहे इतने, ये लेके चलते हैं, जितनी भी लेके जाए। I'm bringing more. Can you guys all distribute for everyone? लो भाई, पूरी वैन के लिए ले लिए, अपने लिए भी ले लिए। बैठते हैं। भाई सड़क पे किसी के साइड टमाटर गिर गया है, देखना लोग कैसे साफ करने लग रहे हैं आगे। पता नहीं टमाटर है क्या है, आलू है, आलू है शायद, आलू है। लोग लगे हुए झाड़ू लेके हटाने लग रहे हैं सड़क पे, खराब हो जाएगा ना वरना। These are potatoes, right?
दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30। छोटे छोटे टाउन्स के थ्रू हम ड्राइव करते जा रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे दूर दूर तक वैलीज दिख रही है, खेत दिख रहे हैं, स्वैम्प्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, हरियाली, बीच बीच में छोटे गाँव आने लग रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता है। और फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं बरारा, विच हैपन्स टू बी द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा। लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल आप जानते हो ऑब्वियसली कंपाला है। सेकंड लार्जेस्ट है बरारा, जो कि साउथ में पड़ती है। हम साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ रवांडा। और युगांडा देश की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है गुलू, जो कि नॉर्थ में पड़ती है। तो एयरपोर्ट्स की बात करें तो एंटेबे एयरपोर्ट, जो कि कंपाला के पास पड़ता है, वो सबसे बिजी है। सेकंड बिजीएस्ट है अरुआ और थर्ड है गुलू। तो अभी भी हमारे यहाँ से कबाले लगभग 3.5-4 घंटे दूर है और 6:30 बज चुके हैं। तो पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज ही जाएंगे। मेरे साथ में 2 लड़कियाँ बैठी है। और आप लोग जानते हो कि ट्रैवलिंग में मेरा सबसे जो पर्सनल फेवरेट पार्ट है ना, वो है लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, लैंग्वेजेस के बारे में जानना, लोगों के कल्चर्स के बारे में जानना। और इसी तरह मैं साथ वाली लड़की से बात कर रहा था कि भी इस शहर में कौन सी भाषा बोलते हैं, अगले शहर में कौन सी बोलते हैं, उससे अगले में कौन सी बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं जान रहा था। और इसी में से कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बात यही है कि जो बरारा है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा, उसमें जो लोग हैं वो मोस्टली जो ट्राइब पाया जाता है वो है बनियान कोले। मोस्टली ये कैटल कीपर्स होते हैं जो लोग हैं। और बनियान कोले जो भाषा बोलते हैं वो है रूनियान कोले। ठीक है, ये है बरारा का। अब बरारा से मोर साउथ में जाएंगे रवांडा की बॉर्डर की तरफ, वो है कबाले। कबाले में हालांकि दूसरी भाषा बोलते हैं। कबाले में है बकीगा लोग, जो बोलते हैं रुचिगा लैंग्वेज। हालांकि रुचिगा और रूनियान कोले सिमिलर लैंग्वेज है, दोनों बंटू ग्रुप की है, तो ये आपस में समझ सकते हैं। और कंपाला में हालांकि लोग बोलते थे लुगांडा। लुगांडा बिल्कुल अलग है, वो यहाँ पे नहीं बोलते लोग। और कबाले से लगभग 40 मिनट दूर एक और शहर है किसोरो, जिसमें पाए जाते हैं कुछ और ट्राइब, जैसे कि बफुम्बीरा और बटुआ पीपल। बटुआ जो ट्राइब है वो लोग काफी छोटे होते हैं हाइट में। और अपन रुकेंगे कबाले। कबाले से फिर अपन बॉर्डर क्रॉस करके मोस्ट लाइकली रवांडा में एंटर कर जाएंगे और पहुंचेंगे किगाली। बरारा में फाइनली एंटर कर गए हम, युगांडा की सेकंड लार्जेस्ट सिटी। बच गए भाई फाइनली। एक ब्रेक, टांगे स्ट्रेच कर सकूंगा। ओ भाई रे, लो भाई फाइनली बरारा सिटी, जो कि मैंने आपको बताया युगांडा देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। थोड़ी सी आगे सिटी अभी, और सिटी के काफ़ी नज़दीक है हम ये, लेकिन बरारा का ही एरिया है। तो बरारा से थोड़ी सी देर पहले हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। एक ये रेस्टिंग एरियास है, पेट्रोल पंप है, और एक ये रेस्टोरेंट्स है। इधर फाइनली अब शरीर थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हालांकि कबाले विच इज़ आवर मेन डेस्टिनेशन, वो अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे, नहीं तो 3.25 घंटे और दूर है। और पहुँचते पहुँचते एटलीस्ट हमें 10 सवा 10 बज ही जाएंगे वहाँ पे। एक तो यार पता नहीं यहाँ पे इतनी बड़ी बंदूकों के साथ एक गार्ड से क्यों घूमते रहते हैं हर जगह युगांडा। मैंने काफ़ी नोटिस करा, मतलब काफ़ी आम है। रात को आपको कई जने दिख जाएंगे AK-47 लिए खड़े सड़क पे, और बहुत ही आम नज़ारे हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू कॉल इट? रोलेट। ये भाई इधर रोलेट खाते हैं। कौन से देश में हम? हाँ, युगांडा में। ये बेसिकली चपाती है विद सम एग। रोटी और एग है। नो, आई मीन it's yours, you can eat it. I might get more. No, you can break some. I'll just take a little bite. Okay. Yeah? ये ले ली मैंने इसकी एक बाइट। बिल्कुल अपना जो पराठा होता है ना, पराठे पे मान लो अंडा रख दिया। जिधर ही हमारी वैन रुकी, इधर ये बेकरी सी है, तरह तरह की चीज़ें हैं। पता नहीं, ये तो कुकीज़ वगैरह है, मिट्टी चीज़ें सारी। इधर कुछ फ्राइड चीज़ें हैं, चिकन, और ये समोसे, पिज़्ज़ा वगैरह, और वही चपाती, और साथ साथ में अलग अलग चीज़ें। कुछ केक्स भी है तरह तरह के, और उधर बेगल्स वगैरह। उधर इनकी ब्रेड रखी थी तरह तरह की। इधर है दूध ले चलते हैं, दूध पी लेंगे। होल मिल्क फुल फैट वाला कौन सा है भाई? मैंने ले लिया एक प्लेन योगर्ट और प्लेन दूध। ये जितने भी फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह थी, इसमें 3-4 चम्मच चीनी थी अलग से। थोड़े बादाम और ले लिए मैंने। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ एक लास्ट बारी। ये देख लो भाई, युगांडा का नेशनल बर्ड उड़ता हुआ यहाँ पे। और देखो कितना मस्त लग रहा है आसमान, है ना, सनसेट का टाइम है। वाह, ये है दोस्तों क्रेस्टेड क्रेन। देखना कितना खूबसूरत बर्ड है। 2 क्रेस्टेड क्रेन हमने उड़ते हुए देखे जस्ट अभी। लो भाई एक और स्टॉप। बाइक देखो, बाइक मस्त खड़ी है ना। रास्ते में स्टॉप लिया है भाई, और अभी भी यहाँ से कबाले लगभग 1 सवा घंटा दूर है। रात के 9 बज चुके हैं, और पता नहीं कौन सा शहर है। काले, क्या नाम इसका? काले कुले कुछ नाम है। नहीं, कबाले तो आगे, इसका भी कुछ नाम था। इस टाउन का नाम है रुबारे। लोग आगे एकदम भाई ऑलमोस्ट 9:45 होने वाले, और मुझे लग रहा है 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे हम कबाले शहर। और ये जो रास्ता है ना, काफ़ी पहाड़ी सा है, लेकिन अंधेरा है तो कुछ भी नहीं दिखने लग रहा बाहर। कितने घंटों से बैठे हम वैन में, पता नहीं, दिन के बैठे हुए यार। 8 घंटे हो गए होंगे मेरे ख्याल से, नॉन स्टॉप 8-8.5 घंटे। उससे पहले भी गाड़ी में बैठे थे। मतलब आज का तो पूरा दिन ही अभी तक ट्रैवल में ही गया।
2 होटल मैंने ढूंढे, मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी इसकी रिकमेंडेशन से, इसका कोई जानकार था, उससे बात करी, बीच बीच में नेटवर्क आ रहा था, पहाड़ी रास्ता है क्योंकि, तो 2 होटल करे, उनमें से कोई एक देख लेंगे। रोड पे ही आएंगे दोनों होटल, तो हम शहर पहुंचने से पहले ही उतर जाएंगे। 2-3 किलोमीटर कबाले से पहले ही है वो दोनों होटल। No, we're at By the right? supermarkets in Yes, you Round see it's Up. up a time now. Yeah. Yeah, I know. Tell him to turn Can to you the right. ask them Okay, to yeah. drop me there? मैं बोला हम चले जाएंगे कि भी थोड़ा सा आगे 300 मीटर आगे मैं हमारे लिए गाड़ी रोक देना। बोले हाँ, लेकिन ये लड़कियां मतलब इतना ध्यान रखने लगी, बोली नहीं अकेले कैसे जाऊँ। मैं बोला अरे ये रहा 300 मीटर गाड़ी रुकवानी है वहाँ पे। बोले नहीं, ये लड़की उतर गई थी, वापस बैठी, बोली 300 मीटर बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि ये वैन सही जगह रोके। मैं बोला यार बच्चे थोड़ी है, पहली बार थोड़ी ट्रैवल कर रहे, रिलैक्स करो। पर फिर भी साथ बैठ के आ गई हमारे की भी नहीं, ताकि ठीक जगह उतारे तुम्हें। बोली कि भी और वो पसंद नहीं आया होटल, तो मैं बोला पैदल चल के दूसरे होटल चले जाएंगे। बोली रात को पैदल कैसे चलोगे? ये लोग हैरान होने लग रहे कि भी अफ्रीका में है और ये कैसे घूम रहे हैं पैदल, और रात के टाइम। वैन में मेरे से पूछ रहे हैं रात कहाँ गुजारोगे, क्योंकि रात लेट हो गया। मैं बोला भाई पता नहीं, देखेंगे पहुंचे बाद। तो ये लोग यूँ हैरान हो रहे हैं भाई कैसे निकले हुए, कोई मतलब ही नहीं है तुझे, तो इतना केयर फ्री कैसे हो रहा है पता नहीं भाई। ठीक है पहुंच जाएंगे भाई, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो। इस लड़की को उतरना था 300 मीटर पहले, और ये हमारे साथ बैठ के आई ड्राइवर को समझाने के लिए, ताकि ये बिल्कुल हमें इधर ही उतारे इस होटल में। अब तो इसी में रहना पड़ेगा भाई, इन्होंने इतनी मेहनत करी यहाँ तक लाने में। तो लो भाई सबको अलविदा कह दिया वैन में हमने गेट खोल के। बढ़िया लोग थे यार, क्या हेल्पफुल लोग थे। किस लड़की को यार 400 मीटर पहले उतरना था, जैसे मैंने बताया, स्पेशली साथ आई कि भी नहीं रात का टाइम है, नहीं ऐसे क्या होना था यार, 2 जने हम दोनों लड़के हैं, जवानी में ऐसी रिस्क तो छोटी मोटी चलती रहती है। पर बोली नहीं नहीं आप लोग मेरे टाउन में रुक रहे हो, सो आई वांट टू बी श्योर कि आप लोग सेफली पहुंचो। चलो भाई अच्छी बात है, चलते हैं अब। ये अपना बैकपैक बड़े वाला। अच्छी बात है कि इनके पास कमरा है, मैंने फ़ोन कर लिया था, बीच में नेटवर्क आ रहे थे, कभी आवाज़ कट रही थी, 4 बार फ़ोन करने के बाद फाइनली ठीक से बात हुई, और ये भाई बोला कि भी है कमरा, आ जाओ। वेयर इज द रूम? ओके, इज इट फार अवे? वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, ये जो सूटकेस है मनोज भैया वाले। मेरे तो बैकपैक है, कहीं भी ले चलो, कहीं भी चलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैग्स लेके ट्रैवल नहीं होता, और है भी तो कितने 3-4 बैग है भैया के। ओके भाई चाबी लेके आ रहा है। ठंड है यार यहाँ पे कबाले में, इधर का टेम्परेचर है अभी 13 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लोग मोस्टली आते हैं गोरिल्ला ट्रैक के लिए, इधर आते हैं कबाले में रुकते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं जंगल की तरफ गोरिल्ला ट्रैक के लिए। देखो इन्होंने इसलिए गोरिल्ला ही बना रखा है। एक साथी और बुला के लाए ये बैग्स के लिए। ये भाई दूसरे कॉटेज से हमें लेके जा रहे हैं। कह रहा है आगे थोड़ा और बड़ा है, मैं बोला बड़े वाला दे, 2 जने हम। क्रेस्टेड क्रेन जो अपन देख रहे थे। ये कमरा है अपना 17,000 शिलिंग का, इंडिया के लगभग 1700 रुपये। सही है जो भी है। ब्रो 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 टेल मी योर नेम अगेन। जस्टिस। थैंक यू सो मच जस्टिन, यू आर अ ग्रेट गाय। थैंक यू सो मच ब्रदर। देखो यहाँ पे नाम सारे ऐसे होते हैं, डेजी, जस्टिस, मिरेकल, इनक्रेडिबल, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे पास करेंसी बची नहीं। हालांकि मैंने कल परसों इंडिया के 11-12 हज़ार रुपये निकलवाए थे युगांडन शिलिंग के बराबर, पर वो भी खत्म हो गए, तो हमारे पास पैसे नहीं थे होटल के पे करने के लिए। बोले कार्ड तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, या तो मोमो मनी कोई होता है इनका, जिस तरह अपने पेटीएम होता है, बोले या तो मोमो मनी से भेज दो या फिर कैश दे दो। बोले कैश है ही नहीं। बोले कोई नहीं कल दे देना आराम से, कल देखना भी आराम करो। बढ़िया लोग हैं। हालांकि रात के 10 बज चुके हैं और इनकी किचन होटल की 10 बजे बंद हो जाती है, और इस शहर में तो ऐसा लग रहा है मानो 3 बज रहे हो सुबह के। सब कुछ एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा है। देखो है भी ये रिजोर्ट जंगलों से में, और खाना नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा दूध दही और सामान है, मैंने अपने साथ ले लिया। जाके किचन में बैठ जाएंगे। अगर खाना नहीं भी हुआ, किचन बंद हो भी चुकी होगी, तो मेरे को तो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, मैं यही खाने वाला था मोस्ट लाइकली। कुछ अच्छा खाना मिल गया तो फिर वो खा लेंगे। ये रही भाई इनकी किचन और बैठने का एरिया है तो सही। ये रहने का मोमो पे एयरटेल मनी भी है। सही है वैसे तो ना, सुबह बढ़िया लगेगा, इधर वेदर ही बढ़िया है। खाना कुछ डू यू हैव एनीथिंग टू ईट? ओके अच्छा। जस्टिस भाई बोला कि अब तो आपको ना खाना सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं हम, आपके लिए रुके हुए बस। हम बोले क्या दे सकते हो? बोला कि सिर्फ एक ही चीज़ है, चिकन करी और इंडियन रोटी। हम बोले इससे बढ़िया तो वैसे भी कुछ नहीं मिल सकता हमें पूरे देश में, ये है तो तुम्हारे पास ले आओ। अब पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ऑर्डर कर दिया मैंने 2 प्लेट, देखते हैं। भाई खाना आ गया, वक्त हो गया 11:01। ऑर्डर करा था हमने सही 10 बज के कुछ मिनट थे, 1 घंटा लगा दिया पूरा। पर बोले 2 प्लेट नहीं थे, 1 ही प्लेट है। हम बोले कोई नहीं, 1 ही ले आओ।